नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम सेल्स एंड बैटरी का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग द एनोड इज ऑफ। सोना चढ़ाने के मामले में एनोड डैश का होता है, ए गोल्ड, बी स्टेनलेस स्टील, सी कॉपर एंड डी निकल। दोस्तों गोल्ड प्लेटिंग एक वो टेक्निक होती है जिसमें हम एक दूसरे मेटल सरफेस में गोल्ड की परत चढ़ाते हैं, और वो दूसरा मेटल सरफेस कौन सा हो सकता है? अधिकतर होता है वो कॉपर या सिल्वर। और इस प्रोसेस को हम किस प्रक्रिया से पूरा करते हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एक होता है कैथोड जिसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक होता है एनोड जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैथोड वो ऑब्जेक्ट होता है या वो मेटल सरफेस होता है जिसमें हमें गोल्ड की लेयर को चढ़ाना होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो गोल्ड के आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैथोड की तरफ यानी कि नेगेटिव मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड किसका होता है? वो गोल्ड का होता है, यानी कि जिसके द्वारा सोने की परत चढ़ाई जाएगी वो कौन सा मटेरियल है? गोल्ड है। और हम इसमें प्योर गोल्ड एनोड का यूज करते हैं। और जब करंट फ्लो करता है तो गोल्ड के आयन डिसॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोप्लेटिंग। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जुड़ी एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है? ए, क्रिएट वेरी अफोर्डेबल डिवाइस, बी, रिक्वायर मिनिमल इक्विपमेंट, सी, जनरेट हैजार्डस वेस्ट प्रोडक्ट एंड डी, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू काफी ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है। अगर हम इसके वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली हैंडल ना करें या प्रॉपर्ली वेस्ट प्रोडक्ट को सही तरीके से डिस्कार्ड ना करें तो ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट हैजार्ड कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम हैवी मेटल्स का यूज करते हैं सच एस निकल, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, लेड, कैडमियम, और ये मेटल टॉक्सिक भी हो सकते हैं जिससे एनवायरमेंट को खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में साइनाइड का भी यूज करा जाता है। साइनाइड काफी ज्यादा पॉइजनस मटेरियल होता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोरेसिव एसिड भी यूज करा जाता है। तो एसिड क्या कर सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकता है, प्लांट को हार्म कर सकता है, एनिमल को हार्म कर सकता है। तो एसिड के भी काफी ज्यादा ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने इन मटेरियल का इम्प्रॉपर डिस्पोजल कर दिया तो क्या होगा? एक तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई भी टॉक्सिक मेटल या कोई भी टॉक्सिक केमिकल वाटर में सीधा घुल जाए तो वाटर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। दूसरा, ये सॉइल को खराब कर सकता है। अगर हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे फर्टाइल लैंड है तो वहाँ की सॉइल खराब हो जाएगी। और ये एयर पोल्यूशन भी करता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हार्मफुल गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो सकता है। ऑल्दो इनका कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में काफी कम रहता है, लेकिन फिर भी ये एयर पोल्यूशन कर सकता है। अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रियूज कर सकते हैं, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वेस्ट जनरेशन को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेट हैजार्डस वेस्ट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ 111.83 mg of silver is added to the cathode in 3 minutes 20 seconds, if the current is 0.5 ampere, then calculate the ECE of silver। यदि 111.83 मिलीग्राम सिल्वर कैथोड में मिलाया जाता है और 3 मिनट 20 सेकंड में डीसी धारा द्वारा 0.5 एम्पियर, तो सिल्वर की ECE की गणना करें। ECE को क्या बोला जाता है दोस्तों? ECE को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और फैराडे के फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था? M इक्वल्स टू जेड क्यू। और क्यू को क्या लिखते थे? हम लिखते थे करंट मल्टीप्लाई में टाइम, क्योंकि क्यू क्या है? यहाँ पे चार्ज है। तो अब हमें टाइम दिया हुआ है कितना? 3 मिनट 20 सेकंड का हमें टाइम दिया हुआ है, तो पूरे टाइम को हम सेकंड में निकाल लेंगे। तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 180 सेकंड होते हैं, और 20 सेकंड ये जोड़ लिए तो टोटल सेकंड हो गए आपके 200 सेकंड। और मास कितना दिया हुआ था हमें? 111.83 मिलीग्राम पर कूलम। करंट कितना था हमारे पास? 0.5 एम्पियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगा? M अपॉन में IT, क्योंकि M क्या था? ZIT था, तो Z को यहीं रहने दिया तो MIT हो जाएगा ये। तो अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू को रखना है। M की वैल्यू थी 111.83, करंट की वैल्यू 0.5, टाइम है 200। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 1.1183 मिलीग्राम पर कूलम। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एज पर द टेबल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट डैश इज लो। तत्वों के विद्युत रासायनिक समकक्षों की तालिका के अनुसार तत्व का परमाणु भार डैश कम है। ए हाइड्रोजन, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम एंड डी सिल्वर। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या मेजर करता है? ये किसी पदार्थ के विद्युत अपघटन की दक्षता को मेजर करता है। दैट मीन्स इट मेजर इट्स एफिशिएंसी इन एन इलेक्ट्रोलिसिस। और ये बताता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर इलेक्ट्रोड पर कितना मास
या कितना सब्सटेंस जमा हुआ विद इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम आइडियल केस में बात करें तो हम 1 एम्पेयर की इलेक्ट्रिसिटी को 1 सेकंड के लिए प्रवाह करते हैं, विच मीन 1 कूलम ऑफ चार्ज। और अगर हम टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल एफिशिएंसी किसकी होती है? सिल्वर की होती है। और सबसे लो इलेक्ट्रोकेमिकल एफिशिएंसी किसकी होती है? वो एल्यूमिनियम की होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 44 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है या विशेष रूप से सच कब होगी? ए, द मेटल पीसेस आर स्मॉल, बी, द मेटल सॉल्यूशन इज वेरी हॉट, सी, द मेटल पीसेस आर लेयर्ड मल्टीपल टाइम, एंड डी, ओनली अ थिन लेयर ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं? हम मेटल की लेयर को परत दर परत चढ़ाते हैं और हर लेयर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम को कंज्यूम करेगी। अगर हम मल्टीपल लेयर चढ़ा रहे हैं किसी भी चीज पे तो हमें साइकिल को बार बार रिपीट करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और हम जिस भी परत को चढ़ा रहे हैं दोस्तों, उस परत को हमें काफी ज्यादा प्रिसाइसली चढ़ाना होगा ताकि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपनी थिकनेस के अनुसार मिल जाए और जो लेयर चढ़ी है वो बिल्कुल समान चढ़े, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा ना हो। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द मेटल पीसेस आर लेयर मल्टीपल टाइम, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कैथोडिक प्रोटेक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड टू। कैथोडिक सुरक्षा एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ए, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल सरफेस, बी, कंट्रोल द कोरिजन ऑफ अ मेटल सरफेस, सी, इंप्रूव द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ अ मेटल सरफेस, एंड डी, इनहांस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मेटल। दोस्तों कोई भी एक मेटल होता है वो समय के साथ साथ उसमें जंग लग जाते हैं या कोरोड होना शुरू हो जाता है। और ये कब होता है? जब हम किसी भी मेटल सरफेस को मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखेंगे या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसमें कोरिजन लगना शुरू हो जाता है। सीपी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ये एक टेक्निक होती है जो कोरिजन को काफी ज्यादा स्लो डाउन कर देती है। ऑल्दो कोरिजन हो सकता है लेकिन वो प्रोसेस जो काफी ज्यादा फास्ट थी वो अब काफी ज्यादा स्लो हो गई है। तो सीपी प्रोसेस में क्या होता है कि एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं और जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना होता है उसको हम ऐसा कैथोड लेते हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक टाइनी बैटरी या एक छोटी बैटरी की तरह काम करेगा जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और एक हम यूज करते हैं सैक्रिफाइसल एनोड। सैक्रिफाइसल एनोड क्या होगा? जो दान करेगा बेसिकली। तो सैक्रिफाइसल एनोड का काम क्या होता है? हम एक ऐसा एनोड चूज करते हैं जो कैथोड से ज्यादा रिएक्टिव हो, तो वो एनोड धीरे धीरे आपका डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और यही एनोड एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और जो भी कोरिजन हो रही है आपकी सरफेस पे वो किस पे होगी? वो कैथोड पे ना होके जिस मेटल को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस मेटल पे ना होके वो एनोड पे होगी, जिससे आपका जो मेटल है वो आपका प्रोटेक्ट रहेगा। ये आपका कैथोड है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है और ये आपका एनोड है जो सेक्रीफाई कर रहा है। तो ये धीरे धीरे कोरोड होना शुरू होगा और आपका दूसरा मेटल प्रोटेक्ट रहेगा। ये ज्यादातर पानी के पाइपों में इसका इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाइपलाइंस होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करा जाता है ताकि जो पाइपलाइंस है, लोहे की पाइपलाइंस है, वो जंग से बची रह सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल द कोरिजन ऑफ अ मेटल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक सुरक्षा का अनुप्रयोग क्या है? ए, पाइपलाइंस, बी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सी, अंडर वाटर स्टोरेज टैंक, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों कैथोडिक प्रोटेक्शन एक काफी ज्यादा हाई वैल्यूएबल टेक्निक है जिससे हम किसी भी मेटल सरफेस को कोरिजन से बचा सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? इसका इस्तेमाल पाइपलाइन में करा जाता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन होती है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो लोहे का मेटल है वो आपका प्रोटेक्ट रह सके। हम इसका इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ भी मॉइस्चर होगा, तो जो भी मेटल के टैंक्स होंगे या मेटल के पाइप्स होंगे उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन का। हम इसका इस्तेमाल स्टोरेज टैंक में करते हैं, हम इसका इस्तेमाल शिप, बोट और होल्स में करते हैं। सी वाटर की वजह से किसी भी मेटल में बहुत जल्दी जंग लग सकती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीपी प्रोटेक्शन का। और इसका इस्तेमाल ऑफशोर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल रेनफोर्समेंट बार और कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी किया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन अ सिंपलेस्ट सीपी मेथड द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इज कनेक्टेड टू अनदर मेटल डेट। सबसे सरल सीपी विधि में संरक्षित की जाने वाली धातु को किसी अन्य धातु से जोड़ा जाता है। ए, हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बी, इज मोर इजिली कोरोड, सी, हैज अ स्मूथर सरफेस, एंड डी, इज ऑफ द सेम टाइप। दोस्तों सिंपलेस्ट सीपी मेथड में हम क्या करते हैं? हम एक एनोड का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइसल एनोड। यहाँ जो एनोड बलि देता है अपनी, उसे बोला जाता है सैक्रिफाइसल एनोड। कैथोड क्या होता है? जिस मेटल को हम प्रोटेक्ट करते हैं, मेटल टू बी प्रोटेक्टेड, उसे बनाया जाता है कैथोड। तो ये एनोड एज कम्पेयर टू कैथोड जल्दी कोरोड होता है। तो सारे बार कौन झेलता है? ये सैक्रिफाइसल एनोड झेलता है, जिसकी वजह से जो कोरिजन प्रोसेस होती है कैथोड की वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और आपका मेटल बच जाता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इज मोर इजिली कोरेडेड, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डैश मोटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है। ए, डीसी सीरीज मोटर, बी, डीसी शंट मोटर, सी, डीसी कंपाउंड मोटर, एंड डी, डिफरेंशियल मोटर। दोस्तों शंट टाइप मोटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अधिकतर किया जाता है क्योंकि शंट डायनामो क्या करते हैं? ये हाई करंट को डेवलप करते हैं एट लो वोल्टेज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काफी लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, अराउंड 1 to 5 वोल्ट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 10 वोल्ट।
वोल्ट, पर हमें हायर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें 10 से लेके 100 एम्पीयर तक की करंट की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हो सकती है। तो इसी वजह से शन डायनामो का इस्तेमाल अधिकतर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? एक तो इसका ऑपरेशन सिंपल होता है और इसकी मेंटेनेंस भी सिंपल होती है, और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होती है। और हम डीसी शन जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, क्योंकि डीसी शन जनरेटर में भी कांस्टेंट वोल्टेज उपलब्ध रहता है। डीसी शन जनरेटर की एप्लीकेशन क्या होती है? ये लाइटनिंग के लिए यूज होता है। इससे हम कार की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इससे हम अल्टरनेटर को एक्साइट कर सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, और इससे हम स्मॉल पावर सप्लाई भी जनरेट कर सकते हैं एज अ पोर्टेबल जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन आइडियल केस द चार्जिंग करंट फॉर 200 एम्पीयर आवर बैटरी वुड बी। आदर्श स्थिति में 200 एम्पीयर आवर बैटरी के लिए चार्जिंग करंट क्या होगा? ए 12 एम्पीयर, बी 15 एम्पीयर, सी 10 एम्पीयर एंड डी 20 एम्पीयर। दोस्तों, बैटरी की कैपेसिटी को किससे मेजर करा जाता है? उसे मेजर करा जाता है एम्पीयर आवर से। और इसका मतलब क्या होता है कि एक बैटरी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में कितना करंट डिलीवर कर सकती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम्पीयर आवर का करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो बैटरी की कैपेसिटी कितनी दे रखी है? हमें 200 एम्पीयर आवर बैटरी की कैपेसिटी दे रखी है। और आइडल केस में क्या होता है? जो चार्जिंग करंट होता है, इन आइडल केस चार्जिंग करंट कितना होता है? वो 10% होता है, 10% ऑफ टोटल एम्पीयर आवर ऑफ द बैटरी। तो 200 का 10% कितना होगा? वो होगा 20। तो चार्जिंग करंट कितना हो गया? 20 एम्पीयर हो गया। याद रखना, आइडल केस में चार्जिंग करंट होता है 10% ऑफ द टोटल एम्पीयर आवर। अगर यही एम्पीयर आवर हमारा 200 की जगह 150 होता तो चार्जिंग करंट कितना हो जाता? 15 एम्पीयर हो जाता। सिंपल सी बात है। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ बैटरी हैविंग अ 200 एम्पीयर कैपेसिटी इज 25% चार्ज। आफ्टर बीइंग चार्ज एट 10 एम्पीयर फॉर 4 आवर इट विल बी चार्ज अप्रोक्सीमेटली 200 एम्पीयर आवर क्षमता वाली बैटरी 25% चार्ज होती है। 4 घंटे तक 10 एम्पीयर पर चार्ज होने के बाद यह लगभग चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं। इनिशियल चार्ज क्या होगा? पहले बैटरी की कैपेसिटी कितनी थी? 200 एम्पीयर आवर थी। इनिशियल चार्ज कितना था? वो 25% था। तो वैल्यू में इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 200 विच इज इक्वल्स टू 50 एम्पीयर आवर। तो ये इनिशियल चार्ज निकल गया। अब इसके बाद हमने इसको 4 घंटे के लिए चार्ज करा, कितने एम्पीयर का करंट देके? 10 एम्पीयर का करंट देके। तो अब सेकंड केस में क्या है? चार्जिंग करंट कितना है? वो 10 एम्पीयर है। चार्जिंग टाइम कितना है? वो 4 घंटे है। तो एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 × 4 विच इज इक्वल्स टू 14 एम्पीयर आवर। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इनिशियल चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज विच इज इक्वल्स टू 15 एम्पीयर आवर प्लस 14 एम्पीयर आवर विच इज इक्वल्स टू 19 एम्पीयर आवर। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 19 एम्पीयर आवर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। इनिशियली नो करंट फ्लो व्हेन अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड। दिस इज बिकॉज। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को तनु सल्फ्यूरिक एसिड घोल में डुबाया जाता है। प्रारंभ में छोटे वोल्टेज लागू होने पर कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, ए प्लेटिनम इज गुड इंसुलेटर, बी द वोल्टेज इज टू लो टू ओवरकम द बैक ईएमएफ, सी सल्फ्यूरिक एसिड इज अ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डी द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज टू लो। कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। और ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है मूवमेंट ऑफ आयन। अगर आयन का मूवमेंट ही नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसमें कंडक्शन नहीं होगा। जब हम एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है या इतना ज्यादा कारगर नहीं होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सके। अगर हमें रन भी करना है तो हमें पहले अपने फ्रिक्शन को कम करना होगा या फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, तभी हम रन कर सकते हैं। अगर हम अपने फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर सकते तो आप रन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी यहाँ भी कॉन्सेप्ट फंडा यूज हो रहा है कि हमें उसके फ्रिक्शन को, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, उसको ओवरकम करना होगा, तभी हम उसमें आयंस की कंडक्टिविटी कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है? काफी कम करंट फ्लो होता है और सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जब हम एक प्रॉपर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और कुछ एनर्जी रेजिस्टेंस में लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से एक अपोजिंग वोल्टेज बनता है, जिसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, जो क्या करता है? जो करंट के फ्लो को फर्दर रजिस्ट करता है। और जब वोल्टेज लो होता है तो ये बैक ईएमएफ अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करना है, और दूसरा क्या है? बैक ईएमएफ को ओवरकम करना है। एक्टिवेशन एनर्जी कब ओवरकम होगी? जब आप एक सफिशिएंट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। और बैक ईएमएफ में भी सेम चीज होती है। अगर बैक ईएमएफ आपके वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो उस केस में भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। और बैक ईएमएफ किसको अपोज करता है? बैक ईएमएफ अप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द वोल्टेज इज टू लो टू ओवरकम द बैक ईएमएफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।